अवशेष मतलब जो लिविंग नहीं है, अब जो जिंदा नहीं है। अगर जिंदा होता तो मैंने जिंदा चीजों पे रिसर्च की होती ना, क्यों मैं अवशेष पे रिसर्च करूं, है ना। तो अवशेष मतलब जो एक्सटिंक्ट हो चुका, जो लुप्त हो चुका, ठीक है। हमेशा उसी का ही उसी के अवशेष पे हम रिसर्च करते हैं। जो जिंदा है उस पे तो हम रिसर्च, मतलब जिंदा है उसके अवशेष पे रिसर्च क्यों करें, हम जिंदा इंसेक्ट लेके आएंगे ना रिसर्च करने के लिए। तो कौन सा क्लास वो हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ट्राइलोबाइटा, ठीक है। मैंने बोला यू कैन आस्क मी इन एनी सिली क्वेश्चन ऑल्सो, कोई भी सिली से सिली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना ना कि मैं अगर ये पूछ लूं तो यार मतलब लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। अरे तुमको क्या, तुम पूरी क्लास को किसी को नहीं आता है, सब वैसे ही है। सब एक दिन पढ़ के पास हुए ग्रेजुएशन, कोई नहीं पढ़ता है, सब वैसे ही होते हैं। कंटिन्यू, हाँ क्वेश्चन देखो। इन विच टाइप ऑफ हेड एंड द माउथ पार्ट्स आर इन कंटिन्यूअस। हेड और माउथ पार्ट जो रहता है वो कंटिन्यूअस किस में होता है, प्रोगेनेथिस। हाँ, प्रोगेनेथिस में कैसा होता है, इधर ही माउथ पार्ट होता है, इधर ही हेड होता है और इधर ही बॉडी होता है, मतलब ऐसा माउथ होता है ना, यहाँ पे माउथ होता है, तो कंटिन्यूअस सेक्शन में होता है। ये किसी भी एंगल का फॉर्मेशन नहीं करते ना 180 डिग्री। मैं अगली बार ना आंसर्स देखूंगी कि आंसर्स उन्होंने सही टिक किया है कि नहीं, ठीक है। कुछ हो गया होगा, अगली बार से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट किस में प्रेजेंट था, मैंने बताया था कि थ्रिप्स में जो रहता है उसमें उसका भी माउथ पार्ट वैसा ही होता है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का ही होता है, उसमें भी मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से स्टाइलेट्स प्रेजेंट है ना, मैंने बताया था इस तरह से स्टाइलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा कुछ माउथ पार्ट होता है। तो उसमें जो रहता है ना राइट मैंडिबल एब्सेंट होता है एसिमेट्रिकल में, और उसका एग्जाम्पल है थ्रिप्स। सूचर, अच्छा, जो भी स्क्लेराइड्स हमारे जो सॉरी हमारे नहीं, इंसेक्ट के जो बॉडी रीजन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट के 3 बॉडी रीजन्स होते हैं, कौन कौन सा, 3 बॉडी, इंसेक्ट का शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, क्या क्या, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड कितने उससे मिलके बना है, 6 स्क्लेराइड से ही, थोरैक्स, एब्डोमेन 11, टोटल 20 स्क्लेराइड्स या सेगमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एक जो रीजन हो गए उसको क्या बोल दिया हमने, टेग्मा, एक को टेग्मा, पूरे को टेग्माटा, ठीक है। अब ये टेग्मा या टेग्माटा रीजन को बोले ना, मेरा ये पूरा रीजन जो है वो टेग्मा है। अब टेग्मा किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे स्क्लेराइड्स के जॉइंट से मिलके, मतलब छोटे छोटे स्क्लेराइड्स जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उस तरह से ये टेग्मा बना है। तो इसको बोल दिया हम स्क्लेराइड्स। और इनका जो इस तरह से जो 2 स्क्लेराइड्स हैं, तो ये जो जॉइनिंग है, इस जॉइनिंग को हम बोलेंगे सूचर, ठीक है। ये जॉइनिंग ऐसा रीजन जहां पे जॉइंट है, जहां से मसल्स अटैचमेंट हो सकती है, मूवमेंट हो सकता है। अगर पूरा स्ट्रेट रहा तो मूवमेंट होगा क्या, हमारे भी जहां पे जॉइनिंग होती मूवमेंट वहां पे होता है ना, ये जहां पे स्ट्रेट बोन है वहां पे मूवमेंट होता है क्या, नहीं होता है। तो ये जो सूचर है ये जॉइनिंग को बोल दिया हम, ठीक है। अब सूचर किस टाइप का होता है, एक होता है नॉन मूवेबल जो मूव नहीं करता है, और एक होता है मूवेबल। तो सूचर जो होता है ये होता है नॉन मूवेबल या इमूवेबल, ठीक है। और जो सल्कस होता है वो होता है मूवेबल, ठीक। इसी जॉइनिंग में जो स्क्लेराइड्स को ज्वाइन कर रहा है, हाँ, इसी जॉइनिंग में जो मूव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सल्कस, और जो मूव नहीं कर रहा है उसको सूचर्स, ठीक है।
which part of brain? हाँ, नर्व ऑफ एंटीनी। मैंने ना एंटीनी में लिखवाया था कि हर एक पार्ट, हर एक सेंसरी ऑर्गन, मतलब एंटीनी में ना शुरू में ये कहीं पे लिखवाया है, ये पकड़ो आप, ठीक है। एंटीनी में मैंने ये नोट अप करवाया था कि देखो हर एक सेंसरी जो पार्ट होता है हमारे बॉडी का, हर एक सेंसरी ऑर्गन, हम इंसेक्ट के बॉडी का, तो इंसेक्ट के बॉडी का हर एक सेंसरी ऑर्गन किसी ना किसी ब्रेन से अटैच्ड है। मैंने तुमको बताया ना कि अगर तुमको मच्छर काटा तो तुम पहले रिफ्लेक्स रिएक्शन से उस मच्छर को मारे, फिर सोचोगे यार ये कौन सा मच्छर काट दिया, ये मेरा कितना खून पिया। ये हमारा ब्रेन सोचने का काम करता है ना, तो एंटीनी भी रिकॉग्निशन का काम करता है। हाँ, एंटीनी का काम क्या रहता है? ऑल्फैक्टरी रहता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, और गस्टेटरी मतलब टेस्ट, मत भूलो, ठीक है। तो वो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, तो वो स्मेल करने का काम करता है, पर वो स्मेल को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? ब्रेन चाहिए ना रिकॉग्निशन के लिए, तो वो ब्रेन के किस पार्ट से जुड़ा हुआ है? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, प्रोटोसेरिब्रम, ड्यूटोसेरिब्रम, ट्रेटोसेरिब्रम, तो वो ड्यूट्रोसेरिब्रम से जुड़ा हुआ है। ये मैंने एंटीनी में लिखवाया है कहीं पे, ड्यूट्रोसेरिब्रम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, क्रेनियम और टेंटोरियम। अच्छा, हेड कैप्सूल, हमारा ये हेड कैप्सूल हो गया। मैं बहुत गंदा पहले से बता दिया ना, डायग्राम अच्छा नहीं है। ये हो गया आँख उसका, और ये हो गया एंटीनी, ये हो गया माउथ पार्ट, ठीक है। तो हम माउथ पार्ट को छोड़ दिए, उसके जितने भी एपेंडेजेस हैं, एपेंडेजेस को अगर हटा दिया जाए, उसके बाद का जो हेड कैप्सूल बनता है, मतलब तुम्हारे मैं कान निकालूं, नाक निकालूं, मुंह निकालूं और आँख निकालूं, उसके बाद का जो बचा कुचा तुम्हारे पास हेड बचा है, उस हेड कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम मतलब कोई भी एपेंडेजेस अटैच्ड नहीं होंगे, ऐसा हेड जहां पे अपेंडेजेस अटैच नहीं होंगे उसको हम क्या बोल दिए? क्रेनियम। और टेंटोरियम क्या है? टेंटोरियम मतलब अब इन सारे के अटैचमेंट के लिए मसल्स चाहिए, तो एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, जहां पे ग्रूव मतलब एपोडिम और एपोफाइसिस पढ़े थे नाम, तो ये उसी टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पे मसल्स अटैचमेंट होते हैं, ऊपर में अपेंडेजेस होते हैं, उसको हम टेंटोरियम बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम टेंटोरियम बोलते हैं। ये टेंटोरियम क्या क्या करते हैं? ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और अपेंडेजेस और मसल्स अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो में, अब मॉस्किटो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, पियर्सिंग और सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट मॉस्किटो में पढ़ा था हमने, सॉरी। तो उनका माउथ पार्ट ऐसा था। स्टाइलेट मतलब क्या होता है? निडल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइलेट। अब निडल लाइक स्ट्रक्चर क्या, कौन कौन से जो उसके हमने कितने टाइप, माउथ के कितने कितने पार्ट्स पढ़े थे शुरू से देखा जाए तो? माउथ के कितने पार्ट्स पढ़े थे? अपर लिप को क्या बोलते हैं? लेब्रम, फिर मैंडिबल, फिर मैक्सिली, फिर लेबियम, हाइपोफेरिंक्स। तो इसमें अपर लिप और लोअर लिप को छोड़ के क्या होता है? मैंडिबल और मैक्सिली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टाइलेट्स में। तो ये स्टाइलेट्स में मैंडिबल और मैक्सिलरी कन्वर्ट हो गए। तो ये कितने हो गए स्टाइलेट्स? 4 नंबर में हो गए। कौन कौन हुए? मैंडिबल और मैक्सिलरी निडल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, दैट इज नोन एज स्टाइलेट्स, ठीक है। अब इसमें बताओ पियर्सिंग का काम करता है कौन करता है और सकिंग का कौन काम करता है? मैंडिबल पंक्चर का काम करता है और मैक्सिला सकिंग का काम करता है। मैक्सिला के पीछे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां से वो अपना भी सलाइवा इंसर्ट करता है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन में कहीं पे कि विच इज यूज्ड फॉर सकिंग और सकिंग ऑफ इन मस्क्यूटो, कुछ तो ऐसा क्वेश्चन था, मैक्सिला इज यूज्ड फॉर, ऐसा कुछ है क्वेश्चन, वो भी आया था। स्टाइलेट अगर ऑप्शन में दिया, स्टाइलेट में तो दोनों आ रहे हैं ना, मैंडिबल और मैक्सिला। अगर ऑप्शन में तुम्हारे पास स्टाइलेट है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, लेब्रम है, जो भी है, तो उसमें करेक्ट कौन सा इन चारों में? मैक्सिला करेक्ट है ना, स्टाइलेट में तो मैंडिबल भी आ रहा है। मतलब बाकी और किसी को किसी चीज में डाउट नहीं है, बाकी सबको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। कल मैं कोई भी जितने भी क्वेश्चन आए ना, कहीं से भी पूछूंगी और किसी से भी पूछूंगी और आंसर आना चाहिए, जो नया है उनको छोड़ के, ठीक है? हाँ, अभी एक्सप्लेन किया मैंने इसी चीज को कि देखो, फॉसिल मतलब क्या होता है? अवशेष। जो अभी जिंदा नहीं है उसको हमने फॉसिल बोल दिया, अवशेष बोल दिया। या उसका जैसे नहीं बोलते हैं यार, क्या क्या है, ड्रैगन नहीं यार, डायनासोर के अभी फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, कहीं कहीं पे पार्ट्स मिल रहे हैं। हमको क्या लिविंग डायनासोर कहीं मिला है रिसर्च करने के लिए? नहीं, हम उसके जीन के बारे में या उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके अवशेषों से पता कर रहे हैं ना कि वो कैसा होगा, वो उसको अवशेषों से पता किया जा रहा है। तो वैसे ही जो चीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हम उसी के ही फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ट्राइलोबाइटा इज एक्सटिंक्ट ग्रुप, मैंने बताया था कि ट्राइलोबाइटा एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो अब जिंदा नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, जो डिवीजन होता है ना, टेगमाटा, मैंने अभी बताया ना, रीजन तीन रीजन में डिवाइडेड होता है और एक एक रीजन को हम टेगमा बोलते हैं और रीजन्स को हम टेगमाटा बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस डिवीजन है, टेगमाटा जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, उसको हम टेगमोसिस बोलते हैं, ठीक है? हो गया? तो स्टार्ट करें। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सब। उस कॉपी को बंद कर दो, थोड़ा तो पढ़ के आए होगे या कल का थोड़ा बहुत याद होगा। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस होता है, ठीक है? हम इस पे फिजियोलॉजी मॉर्फोलॉजी दो चीजें पढ़ रहे हैं। इसका लाइनिंग क्या होता है? फोरगट का लाइनिंग इंटिमा। इंटिमा इज मेड अप ऑफ क्यूटिकुलर लेयर, क्यूटिकल, ठीक है? इट इज ओरिजिन क्या है इसका? एक्टोडर्मल, ठीक। इसके बाद फोरगट को क्या बोलते हैं? स्टोमोडियम। मिडगट को मेसेंटेरॉन या वेंट्रिकल्स। हाइंडगट को प्रोक्टोडियम। मिडगट की लाइनिंग किसकी होती है? ओरिजिन नहीं, लाइनिंग, पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन। और वो क्या होता है उसका? ओरिजिन एंडोडर्मल इन ओरिजिन। क्यूटिकुलर लेयर को हम इंटिमा बोल दिए, ठीक है? जहां पे फूड जाके मिक्स होता है सलाइवा से और फूड इंजेस्ट किया जाता है, प्री ओरल कैविटी को क्या बोलते हैं? साइबेरियम। जहां पे सलाइवा बाहर आता है उस पोर्शन को सलाइवेरियम। किस माउथ पार्ट के किस साइड पे या किसके आसपास सलाइवा सिक्रीट होता है? इस वजह से, हाँ, हाइपोफेरिंग्स। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? टंग। अच्छा, हनी बी में हनी स्टमक का क्या काम है? हनी स्टमक क्यों बोला जाता है? ये जो नए स्टूडेंट है, ये कल आए थे ना, वो भी आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जिपिंग करके रखे अपने माउथ को, क्योंकि कल तो हमने पढ़ा था। हाँ, वो क्या करता है? नेक्टर को सेपरेट करता है, हानि में कन्वर्ट करता है। कहां पे कन्वर्जन होता है? क्रॉप इज नोन एज हनी स्टमक। हाँ, फेरिंग्स कहाँ, किसके और किसके बीच का पार्ट है? माउथ एंड ईसोफेगस। वो किसके, और वो उसका काम क्या है फेरिंग्स का?
इंजेशन होता है और बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, ठीक है। ईसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके किसके बीच का पार्ट है, डायग्राम याद है ना, हाँ, क्रॉप और फायरिंग्स के बीच का पार्ट है। क्रॉप जो रहता है वो सैक लाइक होता है, मतलब एक, हाँ, वो क्या करता है, उसका वर्क क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद आते हैं प्रोवेंट्रिकल्स। प्रोवेंट्रिकल्स को और क्या बोलते हैं, गिजार्ड। टिथ लाइक गिजार्ड किस में प्रेजेंट था, कॉकरोच में। क्या काम आता है, ग्राइंडिंग। और प्लेट लाइक गिजार्ड किस में प्रेजेंट था, गिजार्ड किस में एब्सेंट होता है, गिजार्ड किस में एब्सेंट होता है, जोर से बोलो भैया, मेरे कान वान में तेल वेल डालने के बाद भी सुनाई नहीं देता। लिक्विड फीडर में या फिर सैप फीडर में एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन केस कौन था, एक था प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, किस में प्रेजेंट था, हनी बी में। पर वो देखो, वो ग्राइंडिंग राइडिंग का काम कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था ग्राइंडिंग का। वो क्या काम करता है, नेक्टर को पॉलन से सेपरेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्पाइन लाइक, ठीक है। स्पाइन लाइक किस में प्रेजेंट था, मस्क्यूटो में या फिर फ्लीज में। क्या काम करता है, ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स को ब्रेक करने का काम करता है, ब्लॉक नहीं, ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है। अब आता है वॉल्व, स्टोमोडियल वॉल्व। स्टोमोडियल वॉल्व इज द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, मतलब उसके बाद से मिडगट शुरू हो जाएगा और उसके पहले फोरगट रहेगा, ठीक है। उसका काम क्या है, बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। हमारे घर में जो वॉल्व काम करता है, पानी वाला, पानी टंकी वाला, सेम यही है, सेम यही काम करता है। मिडगट, मिडगट को हम वेंट्रिकल्स या मेसेंट्रॉन बोल रहे थे। इसका ओरिजिन, किस टाइप के सेल पाए जाते हैं इसमें, 3 टाइप के सेल बताया था, एक सिक्रीटरी सेल, दूसरा गॉबलेट सेल, तीसरा रीजनरेटिव सेल। सिक्रीटरी सेल का क्या, वो क्या था, कॉल्यूमनर सेल से मिलके बना होता है। गॉबलेट सेल ओल्ड सेक्रेटरी, रीजनरेटिव सेल रीजनरेट गॉबलेट सेल को और सेक्रेटरी सेल को रीजनरेट करने का काम करता है, ठीक है। कॉल्यूमनर सेल जो रहता है उसका न्यूक्लियस बेस में रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, माइक्रोविलाई विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन का वर्क क्या था, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फीडर। सॉलिड फीडर में ग्रैन्यूल्स होते हैं यार, कुछ भी चला जाता है, इस वजह से सॉलिड फीडर में प्रेजेंट होता है। एब्सेंट इन सैफ फीडर, ठीक है, हो गया, हम इतना ही तक पढ़े थे। तो अब मिडगट का काम क्या रहता है, ये हम लिखेंगे क्या, वर्क ऑफ मिडगट, सिक्रीट एंजाइम, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीट एंजाइम, तो ये 3 क्या काम कर रहा है, एंजाइम सिक्रीशन का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम कर रहा है और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है। तो कल की क्लास में अगर किसी को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो आज थोड़ा बहुत समझ में आया, या कल जो पढ़े थे वो थोड़ा बहुत दिमाग में गया, ठीक है। अब हम आते हैं हेपेटिक सिका। हेपेटिक सिका कहाँ था, 20 में मिडगट है तो 20 में तो रहेगा, क्या आंसर दिए, ऐसा कोई नहीं बोला इंसेक्ट में रहता है अरे वो आंसर देने वाला तो है ही नहीं जो बोलता है हाँ इंसेक्ट में रहता है हाँ, स्टोमोडियल वॉल्व के आसपास में हेपेटिक सिका रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सिका भी बोलते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आया तो ऐसा मत बोलना कि यार गैस्ट्रिक सिका तो सुने ही नहीं थे हम, तो उसको हम गैस्ट्रिक सिका, हेपेटिक सिका या फिर मिडगट सिका बोलते हैं। मिडगट सिका, गैस्ट्रिक सिका, हेपेटिक सिका या मिडगट सिका।
इट इज, जब भी कोई चीज लिखोगे ना, मैंने कल डायग्राम इसलिए नहीं मिटा रही थी और पूरा इसलिए कंप्लीट करना चाह रही थी ताकि आप डायग्राम को देखते रहो। जब भी लिखोगे ना, एक बार डायग्राम को पलट के देखना, डायग्राम सबने बनाया है, अच्छे से ही बनाया है, पलट के देखना कि वो कहाँ है, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो डायग्राम जो है ना छप जाए, ठीक है, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल को तुम गैस्ट्रिक सीका जैसा याद कर रहे हो, ठीक है। गैस्ट्रिक सीका और हेपेटिक सीका किसको बोलते हैं, कहाँ है, वो याद रहना चाहिए, इस पोर्शन को बोलते हैं। तो पलटा के देखना, लिखोगे हर पार्ट को लिखने के पहले उसको पलटा के देखोगे, ठीक है। गैस्ट्रिक सीका, हेपेटिक सीका लिखो। फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ, present at the interior end of midgut। एंटीरियर एंड मतलब सामने। अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता हो तो पूछ सकते हैं। एंटीरियर एंड मतलब सामने की ओर, सामने जो मिडगट का फ्रंट पोर्शन रहता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज 8 इन नंबर, जनरली 8 होते हैं। मतलब मैंने बताया था ना, मतलब देखा था ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था ना उसका, तो वो कैसा होता है, पूरा मैंने कचरा नहीं किया था क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं दिखता ना मेरा डायग्राम। इस तरह से 8 होते हैं, 4 इधर 4 इधर, ठीक, तो 8 होते हैं। इट इज 8 इन नंबर। ये कंप्लीट हो गया हमारा मिडगट, ठीक है। अब मिडगट में एक और लिखो लास्ट, पाइलोरिक वॉल्व। पाइलोरिक वॉल्व, हम इसमें 2 वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। पहला कौन सा वॉल्व था, हाँ पहला पाइलोरिक। पहला कौन सा वॉल्व है, स्टोमोडियल वॉल्व। पहला स्टोमोडियल वॉल्व, दूसरा पाइलोरिक वॉल्व। तो स्टोमोडियल वॉल्व किसके बीच में जंक्शन क्रिएट करता है, फोरगट और मिडगट का जंक्शन है, ठीक है। और पाइलोरिक वॉल्व किसके किसके बीच का जंक्शन है, मिडगट और हाइंडगट, ठीक है। इट इज द जंक्शन, इट इज द पाइलोरिक वॉल्व। It is the junction between, मैं कुछ कुछ चीजें ना शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, समझ जाया करो। इट इज द जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। इट प्रिवेंट it prevent backward flow of food। वॉल्व का, दोनों वॉल्व का सेम ही काम है। इट प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ फूड, वो फूड को पीछे नहीं आने देता, ठीक है। आज कुछ ओकेजन है क्या, नहीं है ना, तो बाकी लोग एब्सेंट क्यों हैं, छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। एक स्टार मार्क करके लिखो, मिडगट इज नॉट connected
टू हाइंड गट टिल प्यूपेशन. Mid gut is not connected with hind gut till pupation in honeybee. अंडरलाइन कर लेना अच्छे से स्टार मार्क करके, ठीक है. ये एक्सेप्शन केस है कि मिड गट जो रहता है वो हाइंड गट से कनेक्टेड नहीं रहता है टिल प्यूपेशन तक. प्यूपेशन के बाद उसका कनेक्शन स्टार्ट होता है मिड गट और हाइंड गट का, ठीक है. हनी बी में हाँ क्रॉप, हाँ क्रॉप में क्या होता है उसका नेक्टर जो है हनी में कन्वर्ट होता है. हम हनी बी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, देख लें, क्योंकि हनी बी ना मैंने बोला था कि हाइमेनोप्टेरा जो है वो बहुत क्या बोले मॉडर्न है, सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज है इंसेक्ट्स का, ठीक है. मिटा रही. अब यहाँ पे खत्म हो गया हमारा मिड गट. नेक्स्ट लिखो हाइंड गट. नहीं हाइंड गट मत लिखो. हाइंड गट के पहले अभी हम जितना भी चीज देखे जनरली हम किसका देखें, मैंडिबल फीडर का, मैंडिबुलेट का, मतलब जो सॉलिड फीडर है, जो सॉलिड फूड को कंज्यूम करते, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जिसका होता है, हम उसके बारे में देखें. यार अब इतना उसके बारे में देखें तो बेचारे लिक्विड फीडर्स को क्यों छोड़ दे, उनको भी देख ही लेते हैं थोड़ा. लिक्विड फीडर का भी डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है, पर उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा चेंज होता है. वो होता है हाँ अजीब सा हो गया ना, पर कुछ ऐसा ही रहता है. जनरली जो लिक्विड फीडर होते हैं, अब लिक्विड बन गया, हाँ ठीक है. मैंने ना हेपेटिक सीका का डिटेलिंग नहीं किया है, डिटेल में नहीं बताया, ठीक है. तो वो डिटेल में इसके आगे जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब बताती हूँ, ठीक है. मेन काम याद रखना, सब जो मेन डाइजेशन प्रोसेस रहता है वो मिड गट में होता है. हाँ मिड गट में होता है, और फोर गट तो यही काम करता है, ले मिड गट ले मेरा खाना, स्टोर रखता है और धीरे धीरे करके उसको देते जाता है. बस तो इतना डाइजेस्ट कर लिया, अब वापस इसको भी कर स्टोरेज, थोड़ा थोड़ा उसको देते रहता है.
सैप फीडर का एग्जाम्पल बताओ, तो लिक्विड फीडर का एग्जाम्पल बताओ। मस्क्यूटो, मस्क्यूटो में पर गिजार्ड प्रेजेंट था। कैसा गिजार्ड होता है उसमें? स्पाइन लाइक। हाँ हाँ, और कोई एग्जाम्पल? हाँ, अरे जोर से बोला करो ना मैम, डेली आजकल ईयरबड से, मेरे घर का ईयरबड खत्म होने वाला है कान साफ कर करके, मेरे को फिर भी सुनाई नहीं देता तुम लोग का आवाज। हाँ, लिक्विड फीडर बटरफ्लाई हो गया। और कौन कौन लिक्विड फीडर होता है? प्लांट बग, है ना, उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो जितने भी लिक्विड फीडर होते हैं उनमें जनरली फिल्टर चैम्बर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो गया। हाँ, थ्रिप्स, थ्रिप्स में भी प्रेजेंट होता है। थ्रिप्स जो है हम पढ़े थे ना, उसमें थ्रिप्स में किस टाइप का माउथ पास प्रेजेंट था? रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप। वो मैंडिबुलेट होता है कि हॉस्टलेट होता है? हॉस्टलेट। मैंडिबुलेट मतलब बाइटिंग एंड च्यूइंग, और हॉस्टलेट मतलब सक्टोरियल, सकिंग। तो सकिंग कौन करता है? मतलब जो प्लांट शेप रहेगा उसी को ही सक किया जाएगा ना, जो लिक्विड चीजें रहेगी उसको सक किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल्टर चैम्बर। अब क्या होता है कि इन लोग बहुत सारा पानी वाला चीज को फीड कर लेते हैं। अब बहुत सारा पानी वाला चीज को फीड कर लेंगे तो बोलते हैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा हर कोई बोलता है। क्या होता है, वो चीजें डाइल्यूट हो जाती है मतलब पतली हो जाती है। ठीक है, एकदम गन्नी वाली हो जाती है। तब उसमें बहुत सारा एंजाइम लगता है उस चीज को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, जबकि वो अगर डाइल्यूट नहीं होता है तब हम कम एंजाइम में उस चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इन लोग जो सैप फीडर होते हैं, जो लिक्विड फीडर होते हैं, इनके जो चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमको बहुत सारा एंजाइम लगेगा। और एंजाइम लगना या एब्जॉर्प्शन होना या डाइजेशन होना कहाँ होता है? मिड गट में। जोर से बोलो ना यार, मैं हाँ, मिड गट में होता है डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, ये सारी चीजें, एंजाइम सिक्रीशन वही हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फूड है वो डाइल्यूट ना हो, तो मतलब मैं जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब सारी चीजें जो है जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। तो क्या होता है फिल्टर चैम्बर में, ये मिड गट का इंटीरियर पोर्शन है, इंटीरियर मतलब सामने वाला पोर्शन, वहां पे एक फिल्टर चैम्बर लगा होता है। और ये कहाँ से कनेक्टेड होता है? ये ना यहाँ पे लगा हुआ है, ये कनेक्टेड नहीं है। ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये हमारा है हाइंडगट में भी इलियम से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या होता है, ये ना छान लेता है, जो न्यूट्रिएंट होता है ना, आयंस, वाटर को छान लेता है, पानी चला जाता है फिल्टर चैम्बर में, और सॉलिड जो फूड रहता है वो रह जाता है मिड गट में। और फिर जो है इलियम में जाके ये पानी वापस से यहाँ चला जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो क्या होता है, इसको प्रोसेस करने में टाइम कम लग रहा है, डाइजेशन प्रोसेस, एंजाइम प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा कि यार इतना सारा को अब मेरे को डाइजेस्ट करना है। अब क्या हो गया, इतना सारा मैंने सैप फीड किया पर न्यूट्रिएंट उसमें से इतना ही निकला, मुझे सिर्फ इतना डाइजेस्ट करना, बाकी ये तो पानी जो है फिल्टर चैम्बर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, आयन हो गया, जो वाटर में सॉल्युबल होता है, वो सारी चीजें बाहर आ जाती है। अब उनमें से भी ऐसा लगेगा ना यार, आयंस और मिनरल्स भी तो मुझे चाहिए जो वाटर सॉल्युबल है, तो वो काम ना रेक्टम कर लेता है। रेक्टम उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है कि थोड़ा सा पानी मैं अपने बॉडी के लिए भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा आयन ले लेता हूँ, थोड़ा सा मिनरल ले लेता हूँ। ठीक है, समझ आया फिल्टर चैम्बर का वर्क क्या हो गया? फिल्टर चैम्बर क्या करता है, न्यूट्रिएंट को फिल्टर करके मिड गट में डालता है, पानी को फिल्टर करके अपने पास रखता है और डायरेक्ट हाइंड गट में भेज देता है। मिड गट में जाता ही नहीं है पानी, एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है वो मिड गट में नहीं जाता है। तो लिखो इट इज प्रेजेंट इन फिल्टर चैम्बर, हेडिंग डाल लेना, लिक्विड फीडर में हेडिंग डाल लेना फिल्टर चैम्बर। It is present in sap feeder.
एग्जाम्पल मैं नहीं लिखा रही हूं, सबको पता होना चाहिए सैप फीडर कौन कौन है, ठीक है। इट रिमूव एक्स्ट्रा फ्लूइड, it remove extra fluid from anterior part of midgut. It remove extra fluid from anterior part of midgut and pass it to hindgut. And pass it to hindgut. ठीक है। It remove extra fluid from anterior part of midgut and pass it to hindgut. फिर लिखो it prevent excessive dilution of food. Comma hemolymph and enzyme. It prevent excessive dilution of food, hemolymph and enzyme. अब बताओ मैंने हीमोलिम्फ क्यों लिखा? हीमोलिम्फ का भी डायल्यूशन, अब पानी अगर पतला हो गया, मतलब सॉरी खून अगर पतला हो गया तो बेचारा कैसे जल्दी जल्दी काम करेगा। खून का भी एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, कि हाँ नाम ऐसे नहीं, वो किस किस कौन कौन से तो ऐड में आता है, ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना तो ज़्यादा पतला है, ऐसा वाला भी ऐड आता है ना बहुत सारा। तो वैसे ब्लड भी होता है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो अब बताओ क्यों होना चाहिए ऐसा, मतलब वो इसको कैसे हीमोलिम्फ के डाइल्यूशन को कैसे रोकता है? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है फूड का या डाइजेस्टेड फूड का? मिड गट में। अगर एब्जॉर्ब्ड हो गया पानी ज्यादा से ज्यादा, जाएगा कहाँ? हीमोलिम्फ में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा? हीमोलिम्फ के थ्रू ही पूरे बॉडी में जाएगा। हम भी खाना खाते ब्लड के थ्रू ही पूरे बॉडी में घूमता है, उनका हीमोलिम्फ उनका ब्लड है, तो उनके हीमोलिम्फ में पहुंच गया तो उनके पूरे बॉडी में चला जाएगा, तो डाइल्यूशन को रोक दिया हमने, एब्जॉर्प्शन को रोक दिया तो डाइल्यूशन भी रुक गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो हाइंडगट। ये हो गया सैप फीडर का डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लिखो हाइंडगट। हाइंडगट कहां से शुरू हो रहा है? पाइलोरिक वॉल से। कहां पे खत्म हो रहा है? एनस में। ठीक है, दिख रहा है ना पाइलोरिक वॉल? खोज पाए कि नहीं पाए? इतने बहुत सारा लिखे हो ना, तो वहां पे पाइलोरिक वॉल्व खोज पाए कि नहीं पाए? खोज लिए? ठीक है, चलो हाइंडगट को क्या बोल रहे थे? हाइंडगट को और क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोक्टोडियम, या फिर इसको ऐसे स्लैश करके लिख लो, प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम, ठीक है।
ओरिजिन क्या था? हाँ, एक्टोडर्मल। ओरिजिन एक्टोडर्मल। ये सब लोग ब्रश करके आए हो सुबह सुबह? हाँ, पक्का कियो ना? तो आंसर बस इन्हीं लोग क्यों कर रहे हो? सब लोग करो ना आंसर। ऐसे थोड़ी कि बगल वाले को बदबू आ जाएगी इसलिए हम आंसर नहीं करेंगे। सब लोग आंसर करो जितने लोग कल की क्लास में आए थे। ओरिजिन एक्टोडर्मल, लाइनिंग क्यूटिकुलर, जिसको क्या बोलते हैं? इंटिमा। हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? पाइलोरिक वॉल्व, वो एक जंक्शन है जिसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं, ठीक है। हाँ, मैल्फिजियन टिब्यूल्स, मैंने एम्प्टी लिख दिया, तुम अगर लिखोगे तो याद रखना या फिर पूरा लिखो मैल्फिजियन टिब्यूल्स। मैल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है हाइंडगट में। पाइलोरिक वॉल्व के जस्ट पीछे क्या था? उसके आसपास में ही कहीं पे है। हाँ, मैल्फिजियन टिब्यूल। उसके बाद हाँ, पाइलोरस है, फिर इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस। मैल्फिजियन टिब्यूल, पाइलोरस, इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस। हो गया। मैल्फिजियन टिब्यूल लिखो, मैल्फिजियन टिब्यूल यूज फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। and removal of toxic material। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिक मटेरियल के रिमूव के लिए मैल्फिजियन टिब्यूल रहता है, ठीक है। पाइलोरस क्या काम करता है? स्टोरेज का, छोटा सा स्टोरेज यूनिट होता है। टॉक्सिक क्या? मैल्फिजियन टिब्यूल रिमूव्स टॉक्सिक मटेरियल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ये दोनों काम मैल्फिजियन टिब्यूल्स करता है। टॉक्सिक मटेरियल मतलब जो हार्मफुल मटेरियल होता है, जैसे कि हमारे किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, और ब्लड को प्यूरिफाई करके हम जो यूरिनेशन करते हैं, बॉडी में जितना भी यूरिक एसिड, अमोनिया होता है, वो सारे रिमूव हो जाता है। वैसे ही उनमें मैल्फिजियन टिब्यूल होता है जो कि उनके बॉडी के अमोनिया या यूरिक एसिड को रिमूव करता है, ठीक है। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल। अब इसमें क्या क्या है? इलियम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। अब कोलन जो है, इलियम, ये सारे हाइंडगट के ही पार्ट है। अब यहां पे लिखो कोलन। इलियम में ना एक जगह ब्रैकेट में अगर छोटा सा जगह हो तो लिख लेना स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, और कोलन को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम को स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। कोलन इज द हाउस ऑफ सिम्बायंट्स। कोलन जो है वो सिम्बायंट्स का हाउस है। सिम्बायंट्स क्या होते हैं? सिम्बायंट्स मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक ऐसा, बहुत सारे हम रिलेशनशिप पढ़े हैं, किसी एक यूजी में किसी एक टॉपिक में पढ़े हैं बहुत सारे रिलेशनशिप, उसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी पढ़े। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दो लोगों के बीच में फायदा होना, ठीक है, मुझे भी उससे फायदा हो रहा है और उससे भी मुझसे फायदा हो रहा है, तो उस रिलेशनशिप को वो दोनों साथ में रहते हैं, तो उसको हम बोल दिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनको बोल दिए हम सिम्बायोन्ट्स, ठीक है। अब दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को कैसे फायदा होगा? ये इंसेक्ट के कोलोन में रह रहा है ना। सिम्बायोन्ट्स मतलब कुछ बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है? कोलोन में रह रहा है, ठीक है। अब कोलोन में रह रहे हैं तो कैसे इंसेक्ट को फायदा हुआ? वो क्या करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और बदले में इंसेक्ट क्या कर रहा है? उनको रहने का जगह दे रहा है। उनके पास रहने का जगह नहीं है, उसने अपना कोलोन दे दिया, ले जा तू मेरे कोलोन में रह ले। बदले में वो बोल रहा अरे यार उसने मुझे रहने का जगह दिया, तो बदले में मुझे क्या करना चाहिए? डाइजेशन में हेल्प कर देना चाहिए। अब मैं तुमको अगर ऐसे वुडन वो दे दूं, वुडन टेबल दे दूं, या खा पाओगे? नहीं। टर्माइट्स इसको भी नहीं छोड़ता, टर्माइट्स बुक्स को भी नहीं छोड़ता, पूरे डेड सेल्स है, कुछ नहीं बचता है टर्माइट्स के सामने। इवन घर में भी घुन लग जाता है ना, उसको भी नहीं छोड़ता। कहां से डाइजेस्ट करता है? इन सिम्बायोन्ट्स की हेल्प से डाइजेस्ट करता है। उसका टर्माइट्स मतलब समझते हो ना, क्या बोलते हैं उसको? घुन लगना ही बोलते हैं, दीमक, दीमक लगना। हाँ, गुड 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 गुड। तो दीमक लग जाता है ना, तो वो पूरा खत्म कर देता है। तो ये सिम्बायोन्ट्स जो रहते हैं उनके पेट में वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, टर्माइट्स। हो गया? अब लिखो रेक्टम। नेक्स्ट लिखो रेक्टम। ये हाइंडगट का ही पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टम में रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करने में काम आता है। This is water, na? Reabsorption of water, salt and minerals, and sometimes ions also. Ions. Water, salt, ion, minerals. From waste material. ठीक है, रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं रेक्टम में, जो कि क्या काम करता है? रेक्टम देखना, जो भी डायग्राम बनाए हो, डायग्राम में एनस के जस्ट थोड़े से ऊपर में ही रेक्टम प्रेजेंट था, है ना?
एनएस के जस्ट ऊपर में रेक्टम प्रेजेंट है। सब लोग अपने अपने डायग्राम में देखो वैसे ही कुछ दिख रहा है ना, एनएस के जस्ट थोड़े से ऊपर में रेक्टम प्रेजेंट है। तो रेक्टम में सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टेड फूड जाता है, मतलब अब खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बचा है उसमें, ठीक है। वैसे फूड जो है वो रेक्टम में जाते हैं। अब सोचते हैं यार ठीक है, वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बोलते हैं ना, ये उसमें भी अपने वेस्ट में भी बेस्ट चीजें निकालने की कोशिश करता है थ्रू रेक्टल पैड्स। रेक्टल पैड्स के थ्रू उसमें जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो गया, आयरन हो गया, सॉल्ट हो गया, मिनरल हो गया, जो भी बचता है, ऐसा लगता है मेरे बॉडी को नीड है, वो उसको वहां से रीएब्जॉर्प्शन का काम कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो रिमूवल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो किस फॉर्म में जाता है? वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में रिमूव होता है? पैलेट्स। मतलब इसके जो वो रहता है ना वेस्ट मटेरियल, मतलब क्या होता है, जो स्टूल रहता है या जिसको पॉटी बोलते हैं, वो पैलेट्स होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा हाइंड गट, खत्म। एनस इज द ओपनिंग टू रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। एनस जो रहता है वो ओपनिंग होता है टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल। Opening to remove waste material. अब देखते हैं एक चीज, पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला ऐसे लिख लो, प्रोसेसेस। क्या क्या प्रोसेस हो रहा है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, लास्ट है इजेशन। क्या क्या प्रोसेसेस हो गए? सबसे पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। इंजेशन मतलब खाना खाना, डाइजेशन मतलब उसी खाने को ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करना, उसमें से न्यूट्रिएंट्स रिमूव करना, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। एसिमिलेशन मतलब पूरे बॉडी में उस न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करना, मतलब भेजना, ठीक है। इजेशन मतलब बाकी जो बचा कुचा वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। समझ में आया? कोई इनमें से किसी चीज में डाउट प्रोसेसेस में? नहीं ना? अब ये प्रोसेसेस किस चीज के हेल्प से होता है? विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स। विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड माइक्रोब्स, ये एंजाइम और माइक्रोब की हेल्प से ये प्रोसेसेस होते हैं। मैंने तुमको बहुत पहले एक बार बताया था ना कि अगर हम एक दिन फूड खाएं और अगर हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं हुआ तो एंजाइम नहीं रहा तो भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, पर एक वक्त का खाना डाइजेस्ट होने में 2 महीना लग जाएगा।
और पर हमको तो खाना डेली खाना है, हर घंटे घंटे में खाना है। तो एंजाइम्स जो है उस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, डाइजेशन को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, अब लिखो ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सबसे पहला सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग कहां हो रही थी? सलाइवेरियम। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में क्या, सलाइवरी ग्लैंड एक था, वहां से क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी वहां पे? एक सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट था, सलाइवरी रिजर्वॉयर था, सलाइवरी डक्ट था, और ओपनिंग को सलाइवेरियम बोल दे रहे थे। ये सारी चीजें दिखी अपने डायग्राम में, अंगूर के गुच्छे जैसा था। सलाइवरी ग्लैंड, रिजर्वॉयर था एक, कुछ शेप ऐसा शेप का था। ठीक है, और डक्ट मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, और सामने वाले को हम बोल दिए सलाइवेरियम। ठीक है, सबको दिख गया? हो गया। अब लिखो प्रेजेंट इन पेयर। ये कहां कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, मतलब दो होते हैं ना। ओपन इंटू सलाइवेरियम, ओपन इंटू सलाइवेरियम, प्रेजेंट इन पेयर, ओपन इंटू सलाइवेरियम। फंक्शन क्या होता है? टू मॉइस्ट, टू मॉइस्ट, टू डिसॉल्व, टू ल्यूब्रिकेट। Add flavor, to moist, to dissolve, to lubricate and add flavor। ये उसके फंक्शन हो गए। हमारा भी सलाइवा यही काम करता है ना, मॉइस्ट करने का काम करता है। और मान लो कोई चीज चॉकलेट वॉकलेट खाते तो डिसॉल्व भी हो जाता है, और साथ में ल्यूब्रिकेट का भी काम करता है, बहुत ज्यादा ल्यूब्रिकेशन का भी काम करता है, स्मूथनिंग प्रोवाइड करता है, और ऐड फ्लेवर्स। ये ऐड फ्लेवर्स क्यों है मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे तो ऐसे ही मतलब खाना बनता है तो फ्लेवर ऐसे ही आ जाता है, मुझे जरूरत नहीं पड़ता कि मुझे सलाइवा डाल के फ्लेवर क्रिएट करूं, पर अब लिखा है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, टू ऐड फ्लेवर्स। कॉकरोच में अब देखते हैं किसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है। ये हो गया था सबका, नहीं भी हुआ था तो क्या कर सकते, मिट गया। हम देख रहे हैं किसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है और वो किस चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कॉकरोच के सलाइवा में प्रेजेंट होता है अमाइलेज, अमाइलेज जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हनी बी। हनी बी के डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब सलाइवा में प्रेजेंट होता है इन्वर्टेज, जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
जैसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई, इसमें क्या होता है, लाइपेज या फिर एंड प्रोटीएज, जो कि लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लास्ट लिखते हैं मॉस्क्यूटो, मच्छर, स्पेशली फीमेल वन यार। इसमें होता है एंटी कोआगुलेट, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है। कॉकरोच में होता है अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। हनी बी में होता है इन्वर्टेज, उनके सलाइवा में प्रेजेंट है इन्वर्टेज, जो कि सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है। जैसिड, एफिड, व्हाइट फ्लाई, इनमें होता है लाइपेज और प्रोटीएज, जो कि लिपिड प्रोटीन में हेल्प करता है। मस्क्यूटो में होता है एंटीकोगुलेट। ठीक है। एंटीकोगुलेंट क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है। वो देखते हो ना, उन लोग खून आराम से पी लेते हैं, उनका खून मतलब वो जब खून पीते हैं तो जमता नहीं, क्योंकि उनमें एंटीकोगुलेट प्रेजेंट होता है। ठीक है। एक और लिखो लास्ट, प्लांट बग। प्लांट बग में पेक्टिनेज प्रेजेंट होता है, जो कि स्टाइलेट्स को प्रिक करने में हेल्प करता है। हाँ, बताया तो फीमेल मॉस्किटो काटती है, बाकी लोग नहीं काटते हैं। प्रिक या पेनिट्रेशन भी बोल सकते हो ना इसको, पेनिट्रेशन। प्लांट बग में क्या प्रेजेंट है, पेक्टिनेज। ठीक है। वो प्लांट बग क्या करते हैं, वो लीफ वगैरह के सैप को फीड करते हैं, तो उनमें पेक्टिनेज प्रेजेंट होता है, जो स्टाइलेट के थ्रू लोग वहां पे डालते हैं, जिस भी लीफ या जिस भी प्लांट पे फीड करते हैं वहां पे डालते हैं, तो इजीली पेनिट्रेशन हो जाता है। वो सामने वाला जो लेयर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है प्लांट का, और इजीली उनका स्टाइलेट जो है वो उसमें पेनिट्रेट कर जाता है। जैसे इसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड को प्रिवेंट करता है, ये स्टाइलेट को पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, अंदर डालने में हेल्प करता है। ठीक है। ये हो गया हमारा, हाँ ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट लिखो हेपेटिक सीका। मिटा रही लास्ट वाला। हेपेटिक सीका कहाँ था, कहाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन, एंटीरियर एंड में था। इसको और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक सीका या फिर मिडगट। कहीं पे सीकम भी दिख जाएगा तुमको, सीकम वर्ड का यूज होता है। तो सीका जो है वो प्लूरल वर्ड है, सीकम जो है वो सिंगुलर वर्ड है। मैंने बताया ना ये 18 नंबर है, मतलब प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट है,
तो प्लूरल वर्ड सीका है और सीकम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, क्या सिक्रीट करता है? डाइजेस्टिव जूस। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। जनरली जो एंजाइम्स या जूसेस जो भी प्रेजेंट होते हैं वो कौन सिक्रीट करते हैं? हिपैटिक सीका। ह्यूमन में हिपैटिक वर्ड किससे रिलेट करता है पता है? लीवर से। तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से सिक्रीट होती है? जनरली लीवर से। तो वैसे इनमें हिपैटिक सीका जो है उनमें से डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। इसमें दो तरह के सेल्स पाए जाता है, एक है होलोक्राइन, दूसरा है मेरोक्राइन, ठीक है। एक है होलोक्राइन, दूसरा है मेरोक्राइन। दो तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं। ये दोनों ही, बाबा कोई बात नहीं, पानी वानी पिला दो यार थोड़ा। अरे बोलती हूँ मैं, चॉकलेट्स रखा करो। कोई बात नहीं, इसी कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ा हंस तो ले रहा है। यही सोच लो। ठीक है। रात को कितने बजे सोते हो? अपनी ये 7 घंटे की नींद कंप्लीट किए बिना मत आना क्लास। अरे बाप रे, बहुत सारे होंगे ना 1-2 बजे तक वाले, कोई क्योंकि सुबह सुबह उठना रहता है, क्लास करना रहता है। जब तक माइंड स्टेबल नहीं रहेगा तब तक नहीं कर पाओगे। ट्राई टू स्लीप एट नाइट। हो गया? नहीं, दिन को नहीं सोना चाहिए, वो ब्रेन सेल्स को डैमेज करता है। डे स्लीप में आप रेस्ट लो। डे स्लीप, अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाओगे ना, नेचर क्यों बना है, नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो तुम्हारा बॉडी डिस्ट्रॉय होगा, कभी चीजें अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो नेचर के अगेंस्ट कभी मत जाना, कोशिश करना नेचर के साथ रहने के लिए। मतलब नेचर जैसा बना है, हम नेचर से ही बने, हम कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों से नहीं बने। तो नेचर के साथ रहोगे ना तो तुम्हारा पूरा बॉडी, तुम्हारा शेड्यूल, सब चीज बहुत बेस्ट रहेगा, मेंटेन्ड रहेगा। तो रात सोने के लिए ही बना है, दिन काम करने के लिए बना है। आप बहुत थक गए हो तो रेस्ट लो, आधा घंटा 40 मिनट्स रेस्ट लो, पर ऐसा नहीं 2 घंटे घोड़े बेच के सो गए, वो चीज नहीं करो, उससे तुम्हारी रात की नींद ही खराब होगी। जितना मेहनत कर सकते हो करो। और सिर्फ ऐसा नहीं बुक खोल के बैठ के पढ़ाई करो, थोड़ा फिजिकल वर्क भी कर लिया करो, थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा सा चल फिर लो, थोड़ा रनिंग करके आ जाओ, 10 मिनट ही चलो रनिंग करके आ जाओ। अपने आप को फिट रखोगे ना, देखना इतनी पॉजिटिव फीलिंग आएगी ना, इतनी पॉजिटिव फीलिंग आएगी, एकदम सुकून भरी नींद आएगी रात को। थोड़ा सा फिजिकल वर्क भी करो। ऐसा नहीं कि हम कमा रहे 50,000 और हॉस्पिटल को दे रहे 30,000, उससे ज्यादा 26,000 की नौकरी करो। इसलिए अपना हेल्थ सबसे पहले ध्यान दो। हेल्थ को जैसे चीजें ना पॉजिटिव अपने आप होने लगेगी। अभी कभी कभी लगता है ना यार, इस बार कितने गंदे मार्क्स आए मेरे। 4 दिन अच्छे से पढ़ने बैठो 2 घंटा, तब लगेगा इस बार तो मेरा ही टॉप आएगा मार्क्स, देखता हूँ किसका पीछे, मतलब कौन मेरे से आगे बढ़ता है। 4 दिन पढ़ लो अच्छे से, तब उससे में नहीं तो उससे में भी लगेगा क्या करूं पढ़ के, मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं रहे। ये दिमाग में क्यों ला रहे हो? दिमाग में ये लाओ कि अरे यार अब उसका जो रैंक है सेकंड है ना, एटलीस्ट ठीक है, चल मेरा 5th 6th है ना, मेरे को अब सेकंड तक पहुंचना है। कैसे उसका सेकंड आ गया, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को भी पहचानना है, कौन फर्स्ट है। नहीं वो नहीं होना चाहिए। मैं अब वो कितने घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे ना, मैं अब डेली 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ूंगा। ये पॉजिटिव फीलिंग लाओ। नेचर के अगेंस्ट जाके रात भर बैठ के नहीं करना ये काम। और ये कोई ना वनडे मैच नहीं खेल रहे हो, ये जो आरयू आरएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ये कोई वनडे मैच नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम वनडे मैच होता है जो कि 1 हफ्ता पढ़ के पास कर गए,
क्योंकि उसमें थ्योरी लिखना होता है, इसमें चीजें दिमाग में घुसी होनी चाहिए, रटा होना चाहिए, दिमाग में हर एक एग्जाम्पल से याद होने चाहिए। और सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट चीजें याद होनी चाहिए। एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, एक महीने में भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं होंगे। तो तुम वनडे मैच नहीं, टेस्ट मैच जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। वो कोशिश मत करो कि वो खरगोश जैसे रेस जीत जाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाओगे। वो कछुए जैसा ही 2-2 कदम डेली लो, एक ना एक दिन पहुंच जाओगे, फाइनल स्टेज पे पहुंच जाओगे, वो लाइन को पार कर जाओगे। वो जो 200 सीट है ना, उसमें से तुम्हारी एक सीट होगी अगर तुम धीरे 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 उस जगह पे पहुंचोगे। आज बहुत पढ़ लिए, कल सो रहे हैं, कल परसों सो रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना है। डेली पढ़ना है, डेली का रूटीन बनाओ, अपने रूटीन को फॉलो करो। एक डेली एक काम करना सब लोग, एक ना छोटा सा डायरी लेना या राइटिंग पैड लेना, और ना रात को सोने के पहले लिखना कि मुझे कल क्या क्या काम करना है। मुझे कल ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, कोचिंग जाना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है और ये करना है। एक लिख लेना। अगर किसी दिन तुमको मस्ती भी करना है ना, यहाँ घूमने भी जाना, उसको भी लिखना कि यार नहीं मैं इतने दिन पढ़ा, आज मेरे को घूमने भी जाना, उसको भी लिखना। और नेक्स्ट दिन जब रात को सोने जाओ, वापस से जब नया वाला पेज में डेट लिख के उस चीज को बनाओगे ना, डेली रात को बना रहे हो तो पहले देखना, टिक करना, आज मैंने ये भी किया, ये किया, ये किया। मतलब अगर जितना तुमने किया है ना, उसमें से तुम अगर मतलब लिखा है, उसमें से तुम अगर 80% या 70% कर ले रहे हो ना, तो तुम आगे जाओगे। ऐसा नहीं मैं लिख 20 चीजें रही हूं और कर 2 चीजें रही हूं, ऐसा भी नहीं। इतना सेंस लगाओ कि हाँ मैं इतने टाइम में ये कर ही सकता हूं, इतना मुझसे कंप्लीट हो जाएगा, और करो उस चीज को। रात को सोने के पहले अपने बेड तकिए के बाजू में एक पेन और एक छोटा सा डायरी या राइटिंग पैड लेके सोया करो। डेली लेके सो, लिखो उसमें क्या कर रहे हो, क्या क्या करना है कल के डेट में, कल क्या करना है और आज क्या किए हो, उसका टिक मार्क करो। आज क्या क्या कर लिया और कल क्या करना है उसको बनाओ। बस इतना काम, इतना सा डेली काम करो, और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि दिमाग शांत रहे। दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर दोगे तो दिमाग भी ना कोई वर्क नहीं करेगा। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ब्रेन भी स्टेबल रहेगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, टेंशन, एंजाइटी ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, आप लिखो हेपेटिक सिका विद सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। इसमें होता है होलोक्राइन और मैरोक्राइन। मैं अब ना डेली सबसे पूछूंगी और देखूंगी कि कौन वो ना किसी दिन मंगवाऊंगी कि लेके आना वो डायरी या फिर वो पैड को लेके आना कि लिखे हो कि नहीं। करना, पाना है ना, अपना जगह सिक्योर करना है ना। तुम इस कोचिंग के लिए नहीं कर रहे हो, तुम इस अपने घर के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए कर रहे हो। तुमको जॉब चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए जॉब। जब तुमको खुद चाहिए ना तो उठो और करो और करना। और जो नहीं, मतलब जिसको मन नहीं है वो नहीं, यार मैं जैसे रहता हूँ मुझे वैसे ही रहना है, मैं जैसे चल रहा हूँ मुझे वैसे ही करना है, वैसा नहीं करना। वैसा करना है तो क्यों कर रहे हो ये कोचिंग वोचिंग? जाओ यार, ये पैसे बर्बाद मत करो, इस कोचिंग वोचिंग में जाओ, अपने ऐश करो, आराम करो। कर रहे हो तो पाओ उस जगह को, उस जगह पे जाओ। कोचिंग कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, बॉडी लगा रहे हो, सारी चीजें, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो उस जगह पे जाओ, वरना मत करो, मत करो। बैठे रहो एकदम आलसी जैसे बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं करने का। और जब कर रहे हो तो 200 में से एक जगह तुम्हारा होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये आज ही क्या सोच लो कि हाँ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, वो जगह मेरा ही है। चाहे वो 5 लाख बच्चे बैठे, चाहे 10 लाख बच्चे बैठे एग्जाम में, वो 200 में एक सीट मेरा है। और वो चीज लिखो और करो डेली का। मैं किसी दिन बोलूंगी कल लेके आना, और डेट वाइज देखूंगी किया है कि नहीं किया। जरूरी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब है या मन नहीं कर रहा है, जितने टास्क लिखे उनमें से एक भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर करते हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करो, यार मैंने आज ये सारे किया है, गुड। अपने आप को अप्रिशिएट करो। नहीं करते हो तो अपने आप को गाली दो, मैं नहीं कर पाई, अपने आप को कोसो, अपने से बुरा फील करो। कोई नहीं आएगा बताने वाला, बच्चे नहीं हो मम्मी डंडा लेके बैठी ये पढ़, ये काम अब कोई नहीं करेगा। अपने आप के लिए स्ट्रिक्ट बनो। ये हो गया होलोक्राइन और मैरोक्राइन, दोनों ही कॉल्यूमनार सेल से बने हैं। कॉल्यूमनार सेल से दोनों ही बने हैं। पर क्या होता है, होलोक्राइन और मैरोक्राइन ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एंजाइम सिक्रीट करते हैं। पर होलोक्राइन क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है
सिक्रीशन, आफ्टर एंजाइम सिक्रीशन। और ये इसमें सेल जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता। ये क्या है, मैंने तुमको एक चीज बताया था ना, डजंट ऑकर लिखा है ना, मैंने तुमको एक चीज बताया था, हनी बी जब अगर किसी को स्टिंग डाल रही है, वेनम डाल रही है, तो वो खुद मर जाती है ना। तो ये होलोक्राइन जो है वो एंजाइम सिक्रीशन जब करता है तो वो खुद ब्रेक डाउन हो जा रहा है, मतलब वो खुद डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, मतलब वो खुद मर जा रहा है। ठीक है, वो सेल्स जब एंजाइम सिक्रीट करती हैं तो ये खुद डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, ब्रेक डाउन हो जा रही है, मर जा रही है। पर मैरोक्राइन जो है सेल ब्रेक डाउन नहीं होती, ये धीरे धीरे करके डेली थोड़ा थोड़ा एंजाइम सिक्रीट करती है, बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं होती, ये बहुत जल्दी रिप्लेस होती है। ऑब्वियसली एक बार सिक्रीट हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी, वो लेयर रिप्लेस हो जाएगा, फिर नया बनेगा, फिर वो रिप्लेस होगा, फिर नया बनेगा। तो होलोक्राइन बहुत जल्दी रिप्लेस होती है, ये रिप्लेस नहीं होती, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हेपेटिक सी का। अब लिखो माइक्रोब्स। फिर से बताओ, होलोक्राइन और मैरोक्राइन दोनों कॉलमनार सेल है, दोनों का काम है एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइम सिक्रीट करने का काम करता है। अब जो होलोक्राइन है वो एक बार जब सिक्रीट कर देता है ना सेल से, तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो सेल डैमेज हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो चीजें ना वो फैल जाती है, खत्म हो जाती है। जबकि मैरोक्राइन जो रहता है उसमें सेल ब्रेक डाउन डजंट अकर, मतलब सेल में एंजाइम सिक्रीशन के बाद भी सेल वैसे का वैसे ही रहता है, वो टूटता बिखरता नहीं है। जबकि होलोक्राइन में क्या हो जाता है, टूट के बिखर जाता है। लिख लेना जिसको समझ में नहीं आया कि वो टूट के बिखर जाता है और इसमें टूटता बिखरता नहीं है। ठीक है, तो होलोक्राइन में चीजें टूट, मतलब जो सेल्स होते हैं वो बिखर जाती है, टूट जाती है आफ्टर सिक्रीशन, जबकि मैरोक्राइन में ये चीजें नहीं होती है। सलाइवरी ग्लैंड देखे, हेपेटिक सी का देखे। अब लिखो माइक्रोब्स इन डाइजेशन। microbes in digestion, microbes in digestion। पहले लिखो फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ। It help in digestion of cellulase, cellulose, cellulose। Secrete cellulase enzyme, secrete cellulase enzyme। Example, termite and wood cockroach।
माइक्रोब्स में पहला है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ टर्माइट या वुड कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, बताया था ना कहाँ प्रेजेंट होता है, टर्माइट या वुड कॉकरोच के कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, हाइंड गट में, कोलॉन में, बताया था ना कोलॉन में प्रेजेंट होता है बहुत सारे माइक्रोब्स। तो टर्माइट या कॉकरोच कहाँ, टर्माइट या कॉकरोच में फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलेज में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विथ हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम। उसके पास नहीं होता ये एंजाइम होता है इस प्रोटोजोआ के पास विच हेल्प इन डाइजेशन। नेक्स्ट लिखो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वैक्स डाइजेशन, एग्जाम्पल वैक्स मॉथ। हनी बी का ना बहुत बड़ा एक दुश्मन है, हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें वैक्स प्रेजेंट होता है, वैक्स की एक कोटिंग होती है। तो हनी बी का ना एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसको बोलते हैं गैलेरिया, नाम सुने होंगे। तो गैलेरिया का कॉमन नेम है वैक्स मॉथ। ये जो वैक्स मॉथ होते हैं इसके जो लार्वा होते हैं ना वो वैक्स को फीड करते हैं, जो बी वैक्स होते हैं ना उसको फीड करते हैं, उसको खाते पीते हैं। तो अब खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे डाइजेस्ट करते हैं, उनके गट में, उनके एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो विच हेल्प इन वैक्स डाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो बेड बग्स। नेक्स्ट है, रुको एक मिनट लिख रहे हैं, bed bugs and cockroach। With the help of microbes, it absorbs amino acid and vitamin। बेड बग्स और कॉकरोचेस में कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन एंड एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बेड बग्स और कॉकरोच में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन और एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। हो गया? हेडिंग डालो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में पहला लिखो मिडगट। मिडगट में किसका एब्जॉर्प्शन होता है? न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, थ्रू मिडगट में न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई देखे थे ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था जो कि सरफेस एरिया, बहुत बड़े सरफेस एरिया को बहुत कम जगह में कर दे रहा था। तो हम क्या बोलेंगे? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। एक सेल का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे रहा है, ऐसे फोल्डिंग्स लगा लगा के,
उसका उसका इतना जो जगह घेरता था वो इतने जगह में हो जा रहा है, तो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। ठीक है, तो मिडगट में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं। रेक्टम में क्या प्रेजेंट होता है? रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस में हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड आयंस। नेक्स्ट लिखो कॉकरोच। कॉकरोच में लिपिड एब्जॉर्प्शन होता है क्रॉप में। ठीक है, लिपिड एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? क्रॉप में। अच्छा, टर्माइट और टर्माइट्स में डाइजेशन कहाँ हो रहा था? सेल्यूलेज का डाइजेशन कहाँ हो रहा था? अच्छा, टर्माइट में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, है ना, टर्माइट्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? उनके कोलॉन में प्रेजेंट है। अब उनके कोलॉन में क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। तो उनका डाइजेशन हो कहाँ रहा है? कोलॉन में हो रहा है। तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है टर्माइट्स का, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है? इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम। इनका डाइजेशन ही, मेन डाइजेशन ही कोलॉन में हो रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं? वो उसको तो बाद में ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जबकि वो क्या बोलते हैं, बाकी सबका न्यूट्रिएंट डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? मिडगट में। इनका मिडगट में ज्यादा न्यूट्रिएंट जो होते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन पर बहुत कम होता है। इनका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी इस जगह पे होता है। ठीक है, देखो टर्माइट्स में फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइंड में। हाइंड में कोलॉन में प्रेजेंट है। अब डाइजेशन अगर मिड गट में हो ही नहीं रहा है तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो एब्जॉर्प्शन इनका कहाँ होता है? हाइंड गट में ही होता है। इलियम, कोलॉन और रेक्टम में इनका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। वहीं पे डाइजेशन होता है, वहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ डाइजेशन जो है वो मिडगट पे हो जाता है, बाकी बचा कुचा डाइजेशन उनके कोलॉन में होता है, क्योंकि माइक्रोब्स वहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिखो सॉलिड फीडर। ये हो गया ना यहाँ पे कंप्लीट। सॉलिड फीडर का वेस्ट मटेरियल कैसा होता है? पैलेट, पैलेट लाइक होता है। पैलेट मतलब समझते हो? ग्रैन्युलर और थोड़ा ग्रैन्युलर पर चपका 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 चपका। ठीक है, प्लेट्स लाइक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। ठीक है, पैलेट लाइक होता है। जबकि सॉलिड फीडर के बाद लिक्विड फीडर का वेस्ट मटेरियल लिक्विड लाइक ही होता है।
ठीक है, अब हाँ खत्म, हाँ टाइम हो गया, तुरंत बोल दिया ना। हाँ थोड़ा सा, हाँ लास्ट एक लाइन है, स्टार मार्क करके लिखो। एफिड मिलीबग जैसिड स्केल वाइट फ्लाई, जैसिड स्केल्स और वाइट फ्लाई। इनके फीसिस में, फीसिस मतलब भी वेस्ट मटेरियल को ही हम फीसिस बोलते हैं, ठीक है। इनके फीसिस में सॉल्युबल शुगर एंड अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। सॉल्युबल शुगर एंड अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, इनके फीसिस को क्या बोलते हैं, हनी ड्यू। ड्यू मतलब समझते हो, ओस, हाँ, और हनी मतलब तो शहद। तो उनका जो फीसिस है, सोचो उनके फीसिस को हम क्या बोल दे रहे हैं ना, मतलब एकदम शहद लाइक ओस, है ना। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। इट अट्रैक्ट ants, ये चींटियों को अट्रैक्ट करने का काम करती है, ठीक है, हनी ड्यू। अब कहीं पे मीठा मीठा रहेगा तो चींटी तो आएगी ही आएगी, अब चाहे वो पॉटी क्यों ना हो गया खत्म तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक छोटा सा चीज बता रही है, अट्रैक्ट एंट्स ना, एंट्स क्या करती है, बहुत सारे ये जो एंट्स होते हैं ना, इनका और इनका कभी कभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाता है। ये इनको फीडिंग देती है और इनको ये प्रोटेक्शन देता है। एंट्स जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये उनको फीडिंग देता है। पर मैंने पहले बोल दिया, कभी कभी एंट्स ना उन्हीं को फीड कर लेती है। सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट रहते हैं ना, तो उन्हीं को ही फीड कर लेती है। हो गया, क्लास खत्म।